पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अकबर बाजवा और मैं हूं रमशा कमल। सबसे पहले बात करेंगे जाली बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर दी है। दरखास्त में कहा गया है कि FIA काबिल जुर्म शवाहिद तलाश नहीं कर सका, ना चालान पेश किया गया और JIT रिपोर्ट मफरूजों और शकूक व शुबहात पर मबनी है। दरखास्त में 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा भी कर दी गई है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। सरदार लतीफ खोसा की वसातत से दायर दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि FIA बैंकिंग कोर्ट में फाइनल चालान दाखिल करने में नाकाम रहा। FIA तमाम इदारों की मदद के बावजूद कोई काबिल जुर्म शवाहिद तलाश नहीं कर सका। FIA की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दे दी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर JIT के सामने पेश हुए। JIT बराह रास्त शवाहिद तलाश ना कर सकी और उनके मौकफ को शामिल किए बगैर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। दरखास्त में दावा किया गया है कि JIT की रिपोर्ट मफरूजों और शकूक व शुबहात पर मबनी थी। अदालत उस्मा ने भी तस्लीम किया है कि JIT काबिल कबूल शवाहिद ना ला सकी और फिर मुराद अली शाह का नाम JIT से निकालने के ज़बानी हुक्म को फैसले का हिस्सा नहीं बनाया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि कानून की अदम मौजूदगी में मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल JIT नहीं बनाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से फेयर ट्रायल का हक मुतासिर होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी करेगा। तो जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से आज आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा ने यह दरखास्त नजरसानी की जमा कराई सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया कि FIA काबिल जुर्म शवाहिद नहीं दे सका, चालान भी पेश नहीं किया गया, JIT रिपोर्ट को भी तमाम तर मफरूजा कह दिया उन्होंने। आज ओवरऑल क्या मामला रहा? अमजद भट्टी हमारे साथ होंगे। जी अमजद भट्टी, बताइएगा तफसील क्या है आपके पास कि अब नजरसानी की अपील दायर कर दी गई, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी रमशा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 जनवरी को फ़ैसला किया था और उसमें उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर जो जाली बैंक अकाउंट्स में जो अफराद मुलविस थे उनके खिलाफ JIT की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला NAB को रेफ़र किया था और NAB को यह हुक्म दिया था कि 2 माह में तहकीकात करके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले को NAB में के पास भेजने के फैसले के खिलाफ 7 जनवरी के फैसले के खिलाफ आज आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई है। 7 जनवरी के फैसले को बुनियाद बनाकर उसे चैलेंज किया गया है और आज जो इसमें जो दरखास्त दायर की गई है नजरसानी दरखास्त, उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो बैंकिंग कोर्ट है FIA तो बैंकिंग कोर्ट में भी ताहाल हतमी चालान पेश नहीं किया और ना ही FIA अपनी तहकीकात में वो इस हवाले से कोई जो ठोस जो शवाहिद है वो पेश कर सकी हैं। और साथ ही आज इस दरखास्त में JIT की जो फाइंडिंग्स हैं उनको भी जवाज़ बनाया गया है और उनको बुनियाद बनाते हुए कहा गया है कि JIT की जो फाइंडिंग्स थी वो मफरूज़ों पर मबनी थी और JIT ने अपनी जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करते वक्त जो है वो इस हवाले से जो फ़रीक़ैन थे उनसे भी कंसल्ट नहीं किया। यानी कि आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर ने 7 जनवरी के फैसले को की मुखालफत करते हुए उसके खिलाफ जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया उसमें उन्होंने वाज़ी तौर पर यह कह दिया है कि तमाम तर जो तहकीकात थी वो मफरूज़ों की बुनियाद पर सही। तो अब दरखास्त ये दायर की गई है कि नजरसानी की जाए, फैसला कलअदम करार दिया जाए। अमजद भट्टी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आरिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि कानून की अदम मौजूदगी में मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल JIT नहीं बनाई जा सकती और JIT ने जो भी रिपोर्ट मुरतब की उसमें हमारा वर्जन शामिल नहीं किया गया, सब मफरूज़े हैं। क्या कहेंगे आप, कितना लेजिटिमेट आर्ग्यूमेंट है ये? मैं समझता हूँ कि ये रिव्यू पिटीशन इनकी खारिज होगी। उसकी वजह यह है कि कोई इसकी हैसियत नहीं है। बुनियादी तौर पर JIT का कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ भी कोई इस तरह का मामला हो पब्लिक इंटरेस्ट का और पब्लिक इम्पोर्टेंस का जिसकी समझ ना आ रही हो, तफ्तीश में ऐसे इदारों को शामिल किया जा सकता है और ये इससे पहले इसकी मिसाल मौजूद है। ये कोई पहले JIT नहीं है, ऑलरेडी JIT का पूरा एक आपके सामने उसकी प्रेसिडेंट मौजूद है। JIT ने तफ्तीश की, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मातहत की, इसलिए ये JIT जो थी ये भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मातहत बनी थी और JIT ने इन्वेस्टिगेशन की। वो तो सर बनी, लेकिन उन्होंने खुद आज दरखास्त में ये भी बात की है कि अदालत उस्मा जब ये खुद बात कह चुकी कि हम JIT की इन्वेस्टिगेशन को एज काबिल कबूल शवाहिद एडमिट नहीं कर रहे यहाँ पर, तो फिर किस तरह से उसकी बुनियाद पर फैसला हो सकता है? ये एक बात है कि जी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने जो की है उसे तस्लीम करना या ना करना ये और बात है। मामला ये है कि ये जो JIT है उसकी तफ्तीश की बुनियाद पर आगे प्रोसीड होगा। ये नहीं है कि वो JIT आप नजरसानी किस चीज की कि वो JIT तो कॉन्स्टिट्यूट हो गई,
की ने तो अपना काम कर दिया। और फिर ये है कि ये कोई फैसला नहीं है उसका सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये जो तफ्तीशी इदारे होते हैं उनकी फाइंडिंग जो है वो फाइंडिंग्स जरूरी नहीं है कि वो बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन उन फाइंडिंग्स की बुनियाद पर आगे रास्ता निकलता है। उन फाइंडिंग्स को चैलेंज आप इस तरह नहीं कर सकते कि जी ये GIT जो थी इसने ये फाइंडिंग दे दी थी, ये इख्तियार नहीं था, ये नहीं था, ऐसा मैं नहीं समझता। ये इल एडवाइज्ड और यानी अपने वो जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से फेयर ट्रायल का हक मुतासर हो रहा है, कि मतलब एक नीचे से एक पूरा प्रोसेस चलता है, वो वाला मामला रहा नहीं, बैंकिंग कोर्ट से निकल के ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से अब नैब में भेज दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, फेयर ट्रायल का हक उस सूरत में है कि जब आप ये ट्रायल तो यानी इन्वेस्टिगेशन जो है अगर आप किसी भी इदारे से करवाते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी बुनियाद पर आपने मजीद आगे अदालत गवाहों पर जिला करनी होती है जिसने जो इन्वेस्टिगेशन की है। फेयर ट्रायल उस सूरत पे आपका मुतासर होगा अगर वहां आपको सवाल उन पे किए जाए या मनो अन उन्हें तस्लीम कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट उसे सैक्रोसेंट ट्रूथ के तौर पे मान ले कि जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है GIT उसी की बुनियाद पर आपके खिलाफ प्रोसीड करना शुरू कर दे। अगर ऐसा हो तो फिर तो चलो फेयर ट्रायल का राइट जो है वो मुतासर होने की बात है, लेकिन अगर तमाम तरह एतराज़ात को खास कानूनी वजन नहीं रखते। और आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ये दरखास्त जो की गई है नजर सानी की, ये खारिज कर दी जाएगी, लग यूं रहा है अभी तक। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान और उस्मान डार के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दरखास्त पर दोबारा एतराज लग गया है और रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया कि दरखास्त के साथ मुंसलिक दस्तावेजात गैर वाज़ेह हैं। इससे पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का कहा था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान और उस्मान डार की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दरखास्त पर अब दोबारा एतराज लग गया है। बिल्कुल, और दरखास्त में आसिफ अली जरदारी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया गया है। इस्लामाबाद से एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। PTI ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज के बाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से पहले मुनासिब फोरम से रजू करने का एतराज लगाया गया था। दरख्वास्त PTI रहनुमा उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान ने दायर की है। PTI रहनुमा उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान की जानिब से दो अलग अलग दरख्वास्तें दायर की गई हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आसिफ अली जरदारी ने कागजात नामजदगी में अपने असासे छुपाए हैं। आसिफ अली जरदारी असासे छुपाने पर सादिक और अमीन नहीं रहे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि आसिफ जरदारी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। और आसिफ जरदारी की नाअहली दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल PTI दरखास्त पर समाअत करेंगे। और तहरीक इंसाफ ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आसिफ अली जरदारी ने अपने असासे छुपाए, नाअहल उन्हें इस हवाले से किया जाए। तो आसिफ अली जरदारी की नाअहली दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल PTI की दरखास्त पर समाअत करेंगे। और तहरीक इंसाफ ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आसिफ अली जरदारी ने असासे छुपाए हैं, इसी बुनियाद पर उन्हें नाअहल किया जाए। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं। तो फैसल शाही बताइएगा, अब कल समाअत होगी दरखास्त पर? जी बिल्कुल, ये PTI रहनुमाओं की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी। साबिक जो सदर हैं और शरीक चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी, उनको नाअहल करार दिए जाने के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी। ये कहा गया था कि जो कागजात नामजदगी हैं उसमें जो असासे छुपाए गए जो है वो जाहिर नहीं किए गए, तो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है आसिफ अली जरदारी को नाअहल करार दिया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस जो हाई कोर्ट है उसकी जानिब से कुछ एतराज़ात भी लगाए गए थे, लेकिन एतराज़ात समेत इसे कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला जो है इस पर समाअत करेंगे। तो अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। दो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिनकी जानिब से ये दरखास्त दायर की गई है। उस्मान डार है, उनके साथ खुर्रम शेर जमान है, PTI रहनुमा है। फैसल, ये बता दीजिएगा कि पहले जो एतराज़ लगाया गया था रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि जो दस्तावेजात साथ मुंसलिक हैं गैर वाज़े हैं, क्या मतलब था इससे? गैर वाज़े हैं दस्तावेजात, मतलब पूरी नहीं है दस्तावेजात, या फिर उन पर जो लिखा है वो नजर नहीं आ रहा? क्या मामला है सब?
जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे वो पढ़ने के काबिल नहीं थे, वो गैर वाज़ेह थी, ये कहा गया था। लेकिन अब क्योंकि समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, कल जायज़ा लिया जाएगा, तो ज़रूरी होगा तो वो दोबारा डॉक्यूमेंट्स जो है मांग लिए जाएंगे। वो पढ़ने के काबिल नहीं थे, इस वजह से ये कहा गया था कि ये गैर वाज़ेह हैं, ये एतराज़ उठाया गया था। लेकिन अब ये समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, तो कल इसका जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला है वो जायज़ा लेंगे और अब दोबारा अगर ज़रूरत हुई तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है दोबारा तलब की जा सकती हैं। जी फरीकैन को इस हवाले से नोटिस वगैरह जारी किए? जी देखिए, अभी तो क्योंकि रजिस्टर ऑफिस इन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, इसके बाद कल समाअत होगी, तो समाअत के बाद जो है फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते तो अभी तो ये इब्तदाई मरला है, अभी तो क्योंकि ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसला अपडेट किया। तो जो एतराज़ात लगाए गए थे उन्हें दूर कर दिया गया और अब कल पीटीआई दरखास्त पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो दरखास्त पर समाअत करेंगे और तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया अपनी दोनों दरखास्तों में। एक दरखास्त दायर की गई है जनाब खुर्रम शेर जमान साहब की जानिब से और दूसरी दरखास्त दायर की गई है उस्मान डार साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो असासे थे वो छुपाए, इसी पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू किया है और अब ये समाअत होगी। अब से कुछ अर्सा पहले पीटीआई रहनुमा ही ये तमाम मामला सामने लेकर आए थे। एक स्कैंडल था कि आसिफ अली जरदारी साहब की मैनहट्टन में जायदाद है, वहां पर अपार्टमेंट है जिसके आसिफ अली जरदारी साहब मालिक हैं और उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन को 2018 के इलेक्शन से पहले जमा कराए गए गोशवारों में इस जायदाद को जाहिर नहीं किया, लिहाजा इस बुनियाद पर कि उन्होंने झूठ बोला और अपने असासे छुपाए 62(1)(f) के तहत उन्हें ताहयात नाअहल किया जाए। तो सबसे पहले सिंध गए थे इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर, वहां से फिर उसके बाद मरकजी इलेक्शन कमीशन में ये दरखास्त जमा हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये गए। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि मुताल्लिका फोरम से रुजू किया जाए, तो अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला। अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। तो अजहर सिद्दीक साहब, हम देख रहे हैं कि एतराज़ ये लगाया गया था कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर नहीं है, लेकिन अब वो एतराज़ात भी दूर कर दिए गए, अब समाअत होगी इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप कैसे देख रहे हैं इस मौक़िफ़ को? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आइन के आर्टिकल 62 और 63 में दिया हुआ है और 63(2) के तहत पहले भी जब इन्होंने बराह रास्त इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे दी थी तो उस वक्त भी मेरा ये कहना था कि ये बराह रास्त इलेक्शन कमीशन इस मामले को देख नहीं सकता। इसके लिए आपको बुनियादी तौर पर आइन के आर्टिकल 63(2) के तहत स्पीकर के पास दरखास्त देनी है नाअहली के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, और उसको फिर अपने तय फैसला करना है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है को वारंटो का, और वो जो आप मिस डेक्लेरेशन करते हैं, अब जो कि ये केस दिस इज अ केस प्रामा फेसाई ऑफ मिस डेक्लेरेशन, तो ये को वारंटो की रिट हाईकोर्ट में फाइल की है और इस पर प्रेसिडेंट आपके सामने मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट कई बराह रास्त केसेस जो इनहेरेंट डिस्क्वालिफिकेशन है कि आप, और उसमें नवाज शरीफ का केस भी आपके सामने मौजूद है कि जिसके अंदर इस बात को लेकर कोर्टों ने इस मामले का कॉग्निजेंस दिया है। और यहाँ भी इस केस के अंदर भी चूंकि अब चीजें जरा सामने आ चुकी हैं, कुछ जीआईटी की रिपोर्टों के साथ, वो एक अलग इशू है तो वो इंक्वायरी की स्टेज पे है, लेकिन जो चीजें अब एडमिटेड चीजें सामने आ जाएंगी तो उस पे कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस। अजहर सिद्दीक साहब, नवाज शरीफ साहब वाले केस में तो जायदादों का पता था, बच्चे एडमिट कर चुके थे कि जायदादें हमारी हैं, नवाज शरीफ साहब खुद कह चुके थे सारा मामला। यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब ने तो एडमिट नहीं किया, तो फिर ये पहले प्रूफ इनको करना पड़ेगा उस्मान डार साहब वगैरह को कि ये जायदाद आसिफ जरदारी की है, उसके बाद ये सब मामला सुप्रीम कोर्ट में उस तरह से जेर समाअत हो सकेगा जिस तरह नवाज शरीफ का था। देखिए मैं एक बात अर्ज कर दूं, पहले जरा बात को समझना है हमें। यहाँ पर देखिए जहां तक जीआईटी वाला मसला है, जीआईटी ने 2-3 इश्यूज ऐसे हैं जो वेरी सीरियस इन नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जो पेमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात आई है और वो जो कहा गया है वो फेक अकाउंट से की गई है। फिर फार्म हाउसेज के हवाले से बात की गई, फार्म हाउसेज अब गालबन अवेलेबल है, तो ये चीजें जब आप डिक्लेयर ना करें तो ये चीजें सारी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। तो जहां तक ये वाला जो इशू है ना, मैं अपने अंदाजे से कह सकता हूँ कि ये मिस डेक्लेरेशन 62(1)(d) के कॉन्टेक्स्ट में ये केस आ सकता है। वो एक अलग बात है क्या आपने वो अपने करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस किए हैं, वो जीआईटी को मामला जाएगा, वो तो नैब ने देखना है। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के वेरी इंटरेस्टिंग इशू इन माय ओपिनियन नोटिस इसमें हो सकते हैं। और ये मामला तो ये जो दरखास्त दायर किया, आप कह रहे हैं कि इसमें नोटिस हो सकते हैं फरीकैन को। अजहर सिद्दीक साहब, आपने अपनी कानूनी राय से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। हम पब्लिक न्यूज में ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे विद अदर इशूज। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करेंगे वजीर आजम की कौमी असम्बली पर आमद पर हंगामा राय का मामला था, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ऐवान का माहौल बेहतर बनाने के लिए सरगर्म है। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इस सारे मामले पर गुफ्तगू करते हैं।
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से राब्ते जारी हैं। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ईवान का माहौल बेहतर बनाने के लिए सरगर्म हो गए हैं। स्पीकर असद कैसर का कहना है कि एक दूसरे की क़यादत पर जाती हमले ना किए जाएं। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने ईवान का माहौल खराब करने की जिम्मेदारी चंद वुज़रा पर डाल दी। कहते हैं फवाद चौधरी, शेख रशीद, मुराद सईद और शहरियार आफरीदी माहौल खराब करते हैं। मुस्लिम लीग नून का कहना है हुकूमत चाहती है कि वज़ीर आज़म की जात पर तनकीद ना हो तो अपने वुज़रा को कंट्रोल करें। हमारी क़यादत पर जाती हमले होंगे तो जवाबी हमला जरूर करेंगे। स्पीकर माहौल खराब करने वाले वुज़रा के खिलाफ सख्त एक्शन ले। नून लीग ने ईवान का माहौल ठीक करने के लिए बॉल हुकूमती कोर्ट में फेंक दी। तो रिपोर्ट आपने मुलायजा की, इसी सब मामले पर बात करेंगे। अनवर रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, स्पीकर कौमी असम्बली इस सारे मामले पर मुतहरिक हुए हैं। ऑपोजिशन की तरफ से जो इल्जाम लगता है कि कुछ वुज़रा हैं जिनकी वजह से माहौल खराब किया जाता है, तो उस पर अब क्या स्ट्रैटेजी सामने आ सकती है स्पीकर की तरफ से? बिल्कुल, इस मामले पर हुकूमत बड़ी पेचीदा है। से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो हैं वो इस मामले पर खासे मुतहरिक दिखाई दिए हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की हैं, उनसे राब्ते किए हैं, जबकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये बताया है कि कुछ जो हुकूमती वुज़रा हैं जिनमें मुराद सईद हैं, शेख रशीद और बिलखसूस फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात व नशियात, ये लोग अवाम का माहौल खराब करते हैं। ये लोग जो अपोजिशन जमातें हैं उनके कायदीन के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में बाद जो अपोजिशन है उन्हें मौका मिलता है और अपोजिशन इस मौके का भरपूर फायदा उठाती है और ऐवान से वाक़ुफ़ किया जाता है और हुकूमत की इस पर सुबकी होती है। उन्होंने कहा है कि हमें इन वुज़रा को न सिर्फ रोकना होगा बल्कि हमें जो एथिक्स कमेटी है उस पर भी अमल दरामद करना होगा और ये एथिक्स कमेटी जो है वो दोनों जानिब से लीडरान हैं, उनके खिलाफ। तो अनवर रजा, क्या इस बारे में भी कोई पेशन गोई की है असद कैसर साहब ने कि अगर उन्होंने मजीद इस तरीके की ज़बानों का इस्तेमाल किया वुज़रा की जानिब से तो उनको सजाएं भी दी जा सकती हैं, यानी अगर उनको असम्बली में आने पर पाबंदी भी लग सकती है? इस पर भी आपसे जवाब चाहेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि अगर गंदी ज़बान हो तो सभी का नुकसान होता है, मगर हमारे सियासतदानों को ये बात कौन समझाए? कौमी असम्बली में जो अब फोरम है वो बदतमीजियाँ और इल्ज़ाम तराशियों का फोरम बन चुका है और मामला सिर्फ पार्लियामान ही क्या नहीं है, पार्लियामेंट से बाहर भी सख्त जुमले बोले जाते हैं। और सख्त जुमले अगर पार्लियामान से बाहर बोले जाएंगे तो उनकी बाज़गश्त ऐवान में भी सुनी जाएगी। बहरहाल अब स्पीकर कौमी असम्बली मुतहरिक हो चुके हैं और ऐवान का माहौल खराब ना होने के लिए नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात भी की है और कहा कि एक दूजे की आला क़यादत पर जाती हमले अब ना किए जाएं। इस पर इत्तफाक़ राय लगता है कि हो जाएगा और नून लीग ने सारे अमल का जिम्मेदार चंद विफाकी वुज़रा को करार दे दिया। बिल्कुल, और सियासतदानों का वतीरा रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ में होते हुए जो मुंह में आ जाए कह डालो, अलबत्ता हुकूमत पर आने पर वो तनकीद प्रूफ हो जाने की ख्वाहिश मासूमाना का इजहार करते हैं। माजी में शहबाज शरीफ ने इस वक्त के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटने और पीट फाड़ कर माल मसरूका बरामद करने की बात की थी। आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मौलवी और लोहार तक कह डाला। ख्वाजा साद रफीक ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के बारे में तमाम हदें पार की तो पार्टी रुकनियत मुअत्तल करा बैठे। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब वक्त देने के लिए। असद कैसर साहब इस सब मामले पर मुतहरिक हो चुके हैं। परवेज़ खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ऐवान में खुद खड़े होकर ये बातें करते हैं कि ऐसी ज़ुबान जो हमारे भी वुज़रा कभी इस्तेमाल कर देते नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो जो अपोजिशन की तरफ से कहा जाता है कि इन वुज़रा को आशीर्वाद है इमरान खान साहब का, आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, पहली बात तो आपने खुद इतनी बातें कह दी हैं जो आपको भी नहीं कहनी चाहिए। माजी को भूल जाना चाहिए और माजी को भूल के हमें आगे जाएंगे। अगर हम माजी में ही रहे तो फिर ये असेंबली में रोज यही होगा जो हो रहा है। असद उमर की ख्वाहिश इसलिए है कि वो पार्लियामेंट को चलाना चाहते हैं और उसकी जिम्मेदारी भी है। वो पार्लियामेंट का मालिक है और वो पार्लियामेंट को चलाना है उसको। इस पर पार्लियामेंट नहीं चल सकती कि हर रोज आपस में झगड़ा करें। और उनमें जैसा मैंने आपसे भी कहा कि आपको भी माजी छोड़ना पड़ेगा और उनको भी माजी छोड़ना पड़ेगा। उनको एक नई बिगनिंग करनी पड़ेगी। वो नई बिगनिंग है खुदा के लिए कोई ऐसा काम करो जिससे अवाम को एहसास हो कि आप उनकी नुमाइंदगी करें। जब हम ये देखते हैं जिस किस्म की ये एक दूसरे के साथ उन्होंने रवैया अख्तियार किया हुआ है तो यकीन करो क्या हम नौजवान जो नस्ल है वो जो देखती है, जिसको हम कहते हैं जमहूरियत बड़ी अच्छी होती है, जमहूरियत मसाइल का हल होती है, जमहूरियत तुम्हें आगे ले जाती है, तुम वोट डालने जाओ, तो लोग देखते हैं वो सोचते हैं कि यार हम क्यों वोट डालने जाएं, कौन सी जमहूरियत, इसमें क्या अच्छाई है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये जो उस वक्त का लम्हा होता है जज्बात का, वो बहुत नुकसान पहुंचा जाता है पूरे के पूरे अमल को। हम वहाँ खड़े हैं यहाँ पे हमें अब जमहूरियत को आगे ले जाके जाना है,
जो कुछ हो गया, और जो हो रहा है अदालतों में वो चल रहा है केसेस, उनको चलने दें। आप अपने पार्लियामेंट के ईवान के जो बाकी मामलात हैं उस पर खड़े हों, इसमें बेहतरी लेके आए। मैं तो इत्तेफाक करता हूँ अगर ये रवैया अगर उसमें कामयाबी होती है सब तो बड़ी कामयाबी की बात है। और बाकी दुआ बस अब सवाल यही है कि ये इसी तरह का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। कोशिश हजरत कैसर साहब भी कर रहे हैं यकीनी तौर पर, लेकिन हमारी ये रिवायत बन गई है कि अवामी इशूज़ तो पार्लियामेंट के अंदर एड्रेस होते ही नहीं है। इल्ज़ाम तराशियाँ और क्लैरिफिकेशंस और जस्टिफिकेशंस में जो है वो सारे पार्लियामेंट के इजलास ख़त्म हो जाते हैं। देखो जी, बात यह है कि इमरान खान मुझे समझ आती है, बहुत खुश होता है जब उसके मुखालिफ की तौहीन हो। ये हमने ऑब्जर्व किया है बॉडी लैंग्वेज से उसकी, ये अफसोसनाक है। इस तरह उसके जूनियर्स को शय मिलती है और वो अपने लीडर को खुश करने के लिए और उसकी खुशनुदी के लिए उन तमाम हदूद कयूद को क्रॉस कर जाते हैं जो किसी भी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को चलाने के लिए जरूरी है। दुनिया की पार्लियामेंटों में हंगामा होता है, लोग एक दूसरे को मारते हैं, गिरबान पकड़ते हैं, लेकिन वो रोज तमाशा नहीं होता। यहाँ पे तो अब जैसे ही असेंबली का इजलास होता है वैसे ही हंगामा होकर हो जाता है। मतलब वोट ही नहीं पड़ा, ये मिनी बजट पेश हुआ उसका, उस पर वोटिंग ही नहीं हुई और इजलास जो है वो खत्म कर दिया गया। तो ऐसे तो नहीं बात होगी ना, जरूर हंगामे होते हैं। और लेकिन हम उन हंगामों को स्टडी तो करें कि जिस पार्लियामेंट में क्या हंगामा हुआ, वजह क्या थी। यहाँ पे तो दी वजह, यहाँ पे खुद जो सरबराह है पार्टी का वो खुश होता हो और बेंच बजाता हो ऐसे मौके पर, और उसके चेहरे से लग रहा हो कि उसको खुशी हासिल हुई है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ये नौजवान पार्लियामेंटेरियन जो आए हैं, इन बेचारों को तो ये समझ ही नहीं आ रही है कि ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। ये जब पार्लियामेंट पैक हो जाएगी और जब ये सिलसिला खत्म हो जाएगा तो फिर इन्हीं को नुकसान होगा। अगर वो बुद्धबारी से काम लें, अगर वो कानून पे बात करें, लोगों के मसाइल पे डिबेट हो सकती है, बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। इतने मसाइल हैं। तो फिर मेन रिस्पांसिबिलिटी सीनियर वज़रा पर भी आ जाती है और हुकूमत पर भी ये ओनस है कि ऐवान का माहौल बेहतर रखने के लिए अपना किरदार अदा करें, अपोजिशन को भी इस तरह का मौका ना मिले। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद थे, अपना माहिराना तज्जिया हमें दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। सरमायाकारी करें, हुकूमत हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देगी। और सालों की खराबियां रातों रात दूर नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि IMF से कर्जा लेने के मामलात आखिरी मराहिल में है। असद उमर ने लाहौर चैम्बर में ताजरों और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। प्राइवेट सेक्टर को हमारे साथ नेक नियति से मिलकर चलना होगा। टैक्स जरूर दें, इसके बगैर मुल्क नहीं चला करते। कोशिश है कि FBR का ढांचा दुरुस्त करें ताकि हर सेक्टर के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा हो सके। हमारा और IMF का जितना फ़र्क था वो फ़र्क उससे कम हुआ है। IMF ने भी अपनी पोजीशन में तब्दीली की है। हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये एग्रीमेंट भी हो जाए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि सिर्फ जल्दी के अंदर ऐसा ना एग्रीमेंट हो जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी में ना हो। असद उमर ने ताजरों की तरफ से होने वाली तनकीद का खैर मकदम किया और कहा कि हालिया इस्लाहाती तरमीमी बिल दरअसल ताजर सनतकार और आम आदमी के लिए यकसा मुफीद है। रातों रात सालों की खराबियां दूर नहीं हो सकती, ताहम गरीब के लिए गुर्बत कम करना इमरान खान की तरजीह है। पहले 5 माह तहरीक इंसाफ की हुकूमत अफराद दर के अंदर इजाफा 0.4%, 5.8% से बढ़ के 6.2% हो गई। तो इन मुश्किल हालात के अंदर भी वो फैसले किए जिसपे अवाम के ऊपर कम से कम बोझ डले। वजीर खजाना असद उमर ने ताजरों को बिजली, गैस और टैक्सेस के हवाले से बुलंद शरह में वक्त के साथ कमी का यकीन भी दिलाया और उनसे मुतालबा किया कि तनकीद और बिला जवाज खौफजदा होने की जरूरत नहीं, सरमायाकारी करें, हुकूमत इन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देगी। असद उमर का कहना था कि ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने के लिए समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी सर्टिफिकेट्स का इजरा करेंगे, जिसका इफ्तिताह इमरान खान खुद करेंगे। तकरीब से हमाद अजहर ने भी खिताब किया। कैमरामैन मोहम्मद असगर सानी के साथ खालिद महमूद, खालिद, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। एक ब्रेक लेते हैं, पब्लिक न्यूज़ रूम में वापस हाजिर होंगे कुछ और स्टोरीज के साथ। स्टे विद अस। और
और अब आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मियांवाली के अरकान असम्बली की मुलाकात की अंदरूनी कहानी पब्लिक हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मियांवाली को मॉडल सिटी बनाने का प्लान है। वज़ीर आज़म ने मियांवाली में मेडिकल कॉलेज और सरकारी यूनिवर्सिटी कायम करने की भी यकीन दहानी कराई है। आज जो मुलाकात की मियांवाली के अरकान असम्बली से, उसकी अंदरूनी कहानी पब्लिक हुई और उसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मियांवाली को मॉडल सिटी बनाने का प्लान रखते हैं और इसी हवाले से वहां पर एक मेडिकल कॉलेज और सरकारी यूनिवर्सिटी कायम करने की आज यकीन दहानी भी उन्होंने इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद है। टिका खान सानी, बताइएगा, अच्छी खबर आ रही है तो मॉडल सिटी बनेगा, यूनिवर्सिटी का कायम होगा, और क्या बातें हुई आज? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अपने हल्के की और अपने आबाई हल्के मियांवाली के आज 4 MPAs और इसके साथ साथ एक MNA और दीगर जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं अहमद न्याजी, वो भी शरीक थे। चूंकि वज़ीर-ए-आज़म ने जलसा करना था वो मौखर कर दिया और गुज़श्ता रोज यानी वज़ीर-ए-आज़म मियांवाली गए भी, लेकिन सिटी का दौरा नहीं कर सके। आज मसाइल का हल तलाश किया वज़ीर-ए-आज़म ने और मियांवाली को वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चूंकि 3 से 4 मरतबा उन्हें मुंतखब कर चुका है, लेकिन अभी तक महरूमियों का शिकार क्यों है, किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। तो वज़ीर-ए-आज़म ने यूं यकीन दहानी कराई है कि इसको मॉडल सिटी बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो सरकोदा कैंप ऑफिस है उसको यूनिवर्सिटी में बदल के सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा तमाम अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और जो मियांवाली शहर और मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ की जो तमाम रोड्स हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने ये वादा किया है कि उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो पानी के मसाइल है वहाँ पे, वो खास तौर पे एक इलाका खटक का इलाका, वज़ीर-ए-आज़म ने उसका जिक्र भी किया और अपने स्टाफ को हिदायत की कि पंजाब हुकूमत से फौरी तौर पर हिदायत की जाए कि मियांवाली के इलाके के मसाइल जो है पानी के, वो भी फौरी तौर पर हल किए जाए। वफाक और पंजाब हुकूमत मिलकर मियांवाली के जो मसाइल है वो हल करेगी। चूँकि 2002 में, इसके अलावा 2013 में, 2018 में वज़ीर-ए-आज़म इसी हल्के से, एक हल्के से इलेक्शन लड़े और बाकायदा जीत भी उनके मुकद्दर बनी और उसके बाद अभी तक मियांवाली महरूमियों का शिकार था। तो वज़ीर-ए-आज़म यूं एक यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज, मियांवाली यकीनन उनका आबाई हल्का है और वहाँ पर बेहतरी के लिए और उसको बेहतर मॉडल सिटी बनाने के लिए अब प्लान किया जा रहा है। आपने अपडेट किया टिका खान सानी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं कि नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत से मुतालिक दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई और दरखास्त जमानत पर समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे फैसल शाही हमारे साथ मौजूद है। फैसल शाही, तफसील बताइए। जी बिल्कुल, आज 2 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिन्होंने नवाज शरीफ की जो दरखास्त थी, ये दरखास्त थी कि मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर रिहा किया जाए। एक नई दरखास्त दायर की गई थी हफ्ते के रोज नवाज शरीफ की जानिब से, जिस पर आज समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच से समाअत की है। ख्वाजा हारिस जो नवाज शरीफ के वकील हैं, उन्होंने आज दलाइल दिए और उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ के, क्योंकि वो बीमारी में मुब्तला है, उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ को गुर्दे में 3रे दर्जे की बीमारी है और वो आर्ज़ कल में भी मुब्तला है, तो लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए क्योंकि जेल में उनका पूरा इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। जिसके साथ साथ ख्वाजा हारिस ने जो 2 मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो भी अदालत के रूबरू उन्होंने पढ़ के सुनाई और जज जो आमिर फारूक है, जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या कुल 2 रिपोर्ट्स हैं। जिस पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि 3 रिपोर्ट्स हैं, 2 उन्हें मिल चुकी है, 1 रिपोर्ट अभी मिलना बाकी है। तो आज जो 2 रुकनी बेंच है, इन्होंने अब ये 6 फरवरी तक मुलतवी किया, फ्री कैंप को नोटिस जारी किए हैं और ये कहा गया कि जो मेडिकल बोर्ड की 3 रिपोर्ट्स हैं वो जमा करवाई जाएंगी 6 फरवरी को। इसके साथ साथ तो नैब है उसको भी नोटिस जारी कर दिया गया। तो आज ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, उनका ये भी कहना था कि जो नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक जो खानदान के लोग हैं उन्हें भी तफसील रहा क्या, क्योंकि कुछ महीने पहले फैमिली का एक फर्द है वो जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो बिछड़ चुके। तो इस वजह से जो फैमिली को भी इस वक्त तशवीश है और दूसरी तरफ जो नोटिस हैं तमाम फरीकैन को वो जारी कर दिए गए हैं। समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। आपने अपडेट किया फैसला, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस और दीगर इशूज के साथ। हमारे साथ रहिए।